हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार वर्मा। आज मैं आपके साथ जो है उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट ऑफिसर का, ठीक है, ये हुआ था 28 ऑफ नवंबर को। उसका एग्जामिनेशन पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें लगभग 150 क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे ये, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चंस जीएस के थे जो हम डिस्कस करेंगे आज, और बाकी जो 50 क्वेश्चंस थे वो किसके थे, आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह के थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया है कि द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ, कितने टाइम के लिए जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है उनका चुनाव किया जाता है, तो वो होता है 6 ईयर्स। 6 साल के लिए राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किया जाता है। और देखिए भारत की जो राज्यसभा है, ठीक है, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं, उसमें 250 मेंबर्स हो सकते हैं टोटल, और जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बट इलेक्शन होता है, उनका इलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आते हैं। और जो बाकी के 12 मेंबर्स हैं उन्हें आपके प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। वो डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं, जैसे आपका साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, ठीक है, या आपका सोशल वर्क के फील्ड में, या स्पोर्ट्स के फील्ड में, कहीं से भी हो सकते हैं वो लोग, ठीक है। और इसमें जो 2/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में जो है वो रिटायर होते हैं, और उनकी जगह नए मेंबर्स एड ऑन होते रहते हैं। 2/3 मेंबर जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 2/3 मेंबर आपकी चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब जिसमें आपको वोट देने का अधिकार मिला है, ये कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल नंबर 326, ठीक है। 326 आर्टिकल के अंतर्गत आप जो है एडल्ट सफरेज में आते हैं, जिसमें आप वोट कर सकते हैं, आपको अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं। अब देखिए बाकी जो आर्टिकल हैं उन्हें भी देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत। जो आर्टिकल 322 है, ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं, पीएससीज, ठीक है, उनका जो खर्चा होता है उसके बारे में बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 322। 324 जो है वो बात करता है आपका सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ठीक है, जो इलेक्शन होगा उसके बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बेसिकली 324 आर्टिकल बात करता है। और 325 जो है वो बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इनएलिजिबल नहीं ठहराया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, इन सब चीज़ों के बेस पर, ठीक है। और ना ही कोई ऐसा ग्रुप बनाया जा सकता है कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं उनका इलेक्टोरल लिस्ट में अलग कर दिया गया, इस तरीके से भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, मोस्टली इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आपके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। अगर जो गलत तरीके से आपको गिरफ्तार कर लिया गया है उसके लिए कौन सा रेट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, तो वो होता है आपका हिबस कॉर्पस, ठीक है। अब देखिए हिबस कॉर्पस, इस हिबस कॉर्पस जो होता है इसका जो हिंदी में मीनिंग की बात करें तो वो कहते हैं हमारे आदेश से, आदेश की, ठीक है, हमारे आदेश की। और मैंडमस जो है इसे कहते हैं परमादेश, और क्वा वारंटो इसे कहते हैं यथा वारंटो, और प्रोहिबिशन मतलब निषेध, ठीक है। तो ये हिंदी में मीनिंग है इन टर्म्स का, और इनका एक्सप्लेनेशन हम थ्योरेटिकल क्लासेस में देखते रहेंगे आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन लिस्टेड फॉर पंचायत अंडर 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 11वां शेड्यूल है पंचायत राज का, उसमें 29 सब्जेक्ट्स जिस पर पंचायतें कानून बना सकती हैं, ठीक है। अब वो क्या हो गया, जैसे पंचायत की जो पावर्स है उस पर रूरल डेवलपमेंट है, मार्केट है, रोड है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटरी है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। और ये जो 11th शेड्यूल है ये ऐड कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन का चुनाव जो है वो कौन करता है, गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। और जो सेंट्रल का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका चुनाव करते हैं आपके प्रेसिडेंट।
ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं उसका चुनाव। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स प्रमोशन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 51 के अंतर्गत आता है, जो कि किसका पार्ट है, डीपीएसपी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डीपीएसपी, और जो डीपीएसपी है आपका वो 36 से 51 आर्टिकल्स तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं, और इसके अंदर हम किन किन आर्टिकल्स और किन सेक्शंस की बात करते हैं, जैसे इक्वलिटी की बात करेंगे हम, फ्रीडम की बात करेंगे, ठीक है, और अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एजुकेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसका आर्टिकल है आपका 51A। ठीक है, और जो ये आपका फंडामेंटल राइट है ये कौन सा पार्ट है, किस पार्ट के अंतर्गत आता है, पार्ट 3, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका वो पार्ट 4A के अंतर्गत आता है, और डीपीएसपी जो है आपका ये पार्ट 4 है। ठीक है, और फिर ये लास्ट पॉइंट प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल, ठीक है, तो प्रियम्बल जो है वो आपका प्रस्तावना कहलाते हैं, इसे जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट साइन ऑन द रेजोल्यूशन फॉर द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर जो इम्पीचमेंट लाना है, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, मतलब उन्हें अगर जो हटाना है उनके पद से, तो उसके लिए कितने लोगों की जो पार्लियामेंट है उसमें कितने लोगों के सिग्नेचर लेटर चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है 1/4 मेंबर। ठीक है, 1/4 मेंबर जो है लोगों के सिग्नेचर चाहिए उस लेटर पे, जिसके थ्रू आगे का इम्पीचमेंट प्रोसेस मूव ऑन होगा। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो लगभग 52 से लेके 73 आर्टिकल तक के बीच में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के मोस्टली आर्टिकल्स कवर होते हैं। ठीक है, और 1/4 मेंबर तो चाहिए, और साथ में प्रेसिडेंट को 14 दिन का एक नोटिस दिया जाता है कि भाई आपको अपने बचाव में कुछ कहना है या करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कहता है कि देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज क्रोनोलॉजिकली रिगार्डिंग पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए GKV राव जो कमेटी है ये आई थी 1985 में। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो जिला परिषद है वो एक प्रिंसिपल बॉडी होनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम के अंदर। ठीक है, और फिर LM सिंघवी कमेटी ये आई थी 1986 में। इन्होंने कहा, इस कमेटी ने कहा कि जो पंचायती राज है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है उसको संवैधानिक मान्यता दी जाए। ठीक है, और बलवंत राय कमेटी जो आई थी 1957 में आई, और इसने कहा 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पंचायत का रहना चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी और जिला परिषद रहेगा। फिर आपकी आई अशोक मेहता कमेटी जो है 1978 में आई थी। तो इस कमेटी ने क्या कहा कि 2 टियर सिस्टम की बात करी। ठीक है, 57 में जो बलवंत मेहता थे उन्होंने 3 टियर सिस्टम की बात करी, और इन्होंने अशोक मेहता ने 2 टियर सिस्टम, जिसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद की बात कही गई। अब देखिए इनको क्रोनोलॉजिकल बताना कि सबसे पहले कौन आया। तो देखिए 57 मतलब 3, थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड। उसके बाद फिर क्या रहा आपका, थर्ड के बाद रहा आपका 4th अशोक मेहता। ठीक है, उसके बाद फिर आपका रहा 85 मीन्स फर्स्ट, और फिर सेकंड। ठीक है, तो 3 4 1 2, 3 4 का 1 2 ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंस। देखिए जब गवर्नर को कौन सा आर्टिकल जो है वो अधिकार देता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके। अब देखिए ऑर्डिनेंस कब इशू होता है, ऑर्डिनेंस तब इशू होता है जब आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, या पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है, तब गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब एक तरीके का कानून होता है जो टेम्परेरी बेसिस पे लाया गया होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 216 जो है वो गवर्नर को पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस
ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है आर्टिकल 12 में कि जो कोर्ट है डू नॉट इंक्वायर एनी प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है आपका विधानमंडल या विधान परिषद, उसमें जो भी कार्य हो रहा है उसके बारे में जो अदालत है वो कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती। फिर जो आर्टिकल 211 है, आर्टिकल 211 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन, जो लेजिस्लेचर है आपका, विधायिका है, विधानमंडल है, वहाँ पर कुछ चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन रखी गई कि उन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 210 किसके बारे में बात करता है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर, जो विधायिका है, विधायक जो मंडल है आपका विधान परिषद, उसमें जो भाषा है, किस भाषा में काम होगा, किस भाषा में वर्क होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, या जो किसी स्टेट की पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज है उसमें होगा, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाय विच, और देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था ये वाला, ये जो है किस पार्ट के अंतर्गत आता है, ये पार्ट 6 के अंतर्गत आता है, पार्ट 6। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनमें से कौन से अमेंडमेंट एक्ट में प्रियम्बल को अमेंड किया गया। ठीक है, तो वो किया गया था 42वां अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1976 में जो ये अमेंडमेंट आया था, इसमें फंडामेंटल प्रियम्बल्स को एडिट किया गया था। ठीक है, जिसमें ऐड किए गए थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये 3 वर्ड कहाँ ऐड किए गए थे, प्रियम्बल के अंतर्गत। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7, ये अमेंडमेंट 73 की। ठीक है, इसमें क्या है, ग्राम, ये आया 1993 में, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में जो अमेंडमेंट थी उसके बारे में बात करी गई। फिर आपका अमेंडमेंट था एक 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44वां अमेंडमेंट एक्ट, ये भी आपका 78 में ही आया था, 1978 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया इस एक्ट में पर्टिकुलरली, इसमें क्या था, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, उसे फंडामेंटल राइट से हटा के कहाँ डाल दिया गया, आर्टिकल 300 में। ठीक है, वो आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। ठीक है, और फिर यह 56 अमेंडमेंट एक्ट, 56 अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, जो आपका 25वां स्टेट जो बना था, 25th स्टेट जो गोवा है आपका, ठीक है, गोवा को भारत में स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और किसको कंबाइन कर दिया गया, और साथ में बनाई गई नई यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव बना दिया गया, और ये हुआ था 1987 में। ठीक है, उससे पहले जो गोवा था आपका वो यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद फिर इसको स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, और जो आर्टिकल नंबर 13 है आपका, ये क्या कहता है, लॉ लॉ इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। ठीक है, ये क्या है, आपके आर्टिकल जितने भी हैं फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है कि भाई किसी भी व्यक्ति का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 16 जो है वो आपकी बात करता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, कोई भी नागरिक है कहीं का भी है, उसको कहीं भी काम करने का अधिकार है, वो कहीं भी काम कर सकता है, जॉब कर सकता है, अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब के बारे में आर्टिकल नंबर 16 बात करता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसमें लोअरिंग द एज ऑफ, जो एज है आपकी वोट करने की जो एज थी वो पहले 21 साल थी, 21 से घटा के 18 कर दी गई, वो कौन सा अमेंडमेंट रहा है, वो है आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो किया था 1989 में, जिसमें जो एडल्ट हैं, जो एज वोटिंग करते हैं, उनकी एज 21 से हटाकर 18 कर दी गई, और वो कहाँ वोट करेंगे, आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा, ठीक है, या आपका लोकसभा का इलेक्शन होगा, या आपका ग्राम पंचायत का या ग्राम
में जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होगा वहाँ पर वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए 51 अमेंडमेंट एक्ट दिया हुआ है। तो 51st अमेंडमेंट एक्ट आया था ये भी 1984 में। ठीक है, इसमें बात करी गई थी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, जो लोकसभा है आपकी, लोकसभा में जो सीट रिजर्वेशन की बात करी गई, किसके लिए? ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक है, जो आपके जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन जगहों पे जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को रिजर्वेशन देने की बात 51st अमेंडमेंट एक्ट में कही गई। फिर 71 अमेंडमेंट 1992 में आया। ठीक है, जिसमें बात करी गई किसकी? जिसमें जो आपका लैंग्वेजेस हैं, आपकी लैंग्वेज कौन सी है? कुछ 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। ठीक है, 3 लैंग्वेज को बेसिकली, तो जो थी पहली कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इनको क्या है आपके जो लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, पार्ट 8 उसमें ऐड किया गया, शेड्यूल 8 में, सॉरी पार्ट 8 नहीं, शेड्यूल 8 में ऐड किया गया उन लैंग्वेजेस को। फिर है 41st अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था आपका 1976 में। ठीक है, अब इसमें क्या बात की गई थी? एज ऑफ चेंज, जो एज है रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट एज है चेयरमैन की, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके जो चेयरमैन है उसकी रिटायरमेंट एज के बारे में कुछ चेंजेस किए गए। वो किस में हुए? 41st अमेंडमेंट एक्ट में हुए थे। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है वेयर इज द डेजर्ट प्लांटेशन एंड रिसर्च सेंटर। अब देखिए डेजर्ट प्लांटेशन एंड रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ होगा? ये राजस्थान की सारी जगह हैं, वो है आपका कहाँ? ये है आपका क्या बोलते हैं, जोधपुर में। ठीक है, और जोधपुर फेमस किस लिए है? ब्लू कलर हाउसेस के लिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम एक टाइम पर एक राजा थे जिन्होंने पूरे शहर में जितने भी घर थे उनको किस तरीके से पेंट करा लिया था लोगों ने? ब्लू कलर से। ठीक है, और जयपुर क्या है आपकी? राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, और जो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो कोटा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? तो माइका सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थान सेकंड नंबर पे, राजस्थान और थर्ड नंबर पे झारखंड जो है प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 60%, 60% जो है वो माइका प्रोड्यूस करता है दुनिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1953 में। ठीक है, आफ्टर, और ये तो एस्टैब्लिश हुआ और इसके 2 साल बाद मतलब 1955 में, ठीक है, एक कमीशन ने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट। ठीक है, और उस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे फजल अली। ठीक है, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। ठीक है, जिसमें 2 मेंबर और भी थे, एक तो फजल अली खुद थे, दूसरे थे के.एम. पानीकर और तीसरे एच.एन. कुंजरू। ठीक है, कुंजू, ये मेंबर्स थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बेस को, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है उसके के लिए रिपोर्ट अपनी सबमिट करी। ठीक है, 1955 में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट को जीडीपी में के साथ जोड़ने का काम किसने किया? उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है? देहरादून। ठीक है, और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, और यहाँ के जो सीएम है वो है जयराम रमेश। ठीक है, असम की कैपिटल क्या नाम है उसका? असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, और केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017। ठीक है, 2017 की कोई रिपोर्ट आई स्टेट फॉरेस्ट। ठीक है, रिलीज हुई 6 फरवरी 2018 को। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट के अंतर्गत कितना लैंड मास आता है? ठीक है, ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेसिकली, तो ये ज़्यादा है कुछ नहीं इसमें, तो इसको आप डायरेक्टली फिगर देख लीजिए। 21.54% जो है जो आपका फॉरेस्ट एरिया रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस स्टेट में
डू नॉट हैव पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है किस स्टेट में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब देखिए शेड्यूल कास्ट जो है, देखिए एक कास्ट होती है शेड्यूल कास्ट और एक होती है शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ट्राइब जो है बेसिकली वो आपके जंगल के जो इलाके हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके, जंगल के इलाके, वहाँ देखने को मिलेगी मोस्टली। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट आपके वहाँ पर भी मिल सकती है और आपकी जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जिसके पास शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन नहीं है वो है आपका नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, और नागालैंड में जैसे आपका गारो हिल्स है, कुकी है, मीरकिर है। ठीक है, मीरकिर, नागा, गारो, ये क्या है, यहाँ की ट्राइब्स हैं बेसिकली। ठीक है, गारो, कछादारी, कुकी, मिकीर, नागा, ये क्या है आपकी ट्राइब है कहाँ पे, जो कि शेड्यूल ट्राइब है नागालैंड के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू, पॉपुलेशन जो बढ़त है बहुत अचानक से बढ़ जाए वो क्या होगा, उसमें बर्थ रेट तो हाई है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं रेगुलरली कंटिन्यूसली, बट डेथ रेट क्या हो जाए, लो हो जाए, है ना। मतलब मान लीजिए ये बच्चे पैदा होते जा रहे हैं और डेथ रेट है वो भी बढ़नी चाहिए, वो बढ़ने की जगह क्या है, कम हो गई है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब एक लिमिट होती है कि भाई एक सोसाइटी में इतना पॉपुलेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या है वो एक्सप्लोजन की तरीके से काम करता है। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सी कोस्ट लाइन इन इंडिया। सी कोस्ट लाइन की जो इंडिया में है वो कितनी है, वो है 7516.6 किलोमीटर। अब इसमें क्या है, जो इंडिया की मेन लैंड है, जैसे ये आपका पूरा मेन लैंड है, ठीक है, ये मेन लैंड के साथ जो कोस्टल लाइन है वो प्लस जो आइलैंड्स हैं आपके अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप, ठीक है, इन सभी का इंक्लूड करके जो लेंथ बनती है वो 7500 किलोमीटर की बनती है। अगर जो हम सिर्फ बात करें मेन लैंड की, जो आपका मेन लैंड है उसकी बात करें तो ये है 6100 किलोमीटर की आपकी लेंथ। ठीक है, कोस्टल लेंथ। ठीक है, फिर देखिए, फिर हम बात करते हैं द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया ऑफ इंडिया। जो भारत का सबसे बड़ा कोल फील्ड है वो कहाँ है आपका, झारिया में। और झारिया का है, सॉरी झारिया में, झारिया का है आपका झारखंड में। ठीक है, बोकारो भी है, बट सबसे बड़ा जो कोल फील्ड है वो है झारिया में। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी IWAI, ठीक है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, इस साल में बनाई गई 27 अक्टूबर 1986 को एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका नोएडा में। ठीक है, देखिए दो नाम हैं, दो तीन नाम, जैसे ये हाईवेज होते हैं आपके, जैसे NH बोलते हैं, ठीक है, या एक्सप्रेस वे 1 2 3 ऐसे करते हैं, तो ये आपका वाटरवे है। तो नेशनल वाटरवे 1 जो है आपका ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, हल्दिया का है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कोलकाता पोर्ट की तरफ। फिर है आपका नेशनल वाटरवे 2, ठीक है, ये है आपका सांडिया एंड धुबरी में। ठीक है, और NH3 जो NW3 नेशनल वाटरवे 3 कोलम टू कोझिकोडा, ठीक है, ये आपका केरला की तरफ देखने को मिलता है। ठीक, फिर हम चलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जो बैकवर्ड क्लासेस है OBC कमीशन जो है उसका जो पहला चेयरमैन है वो कौन थे, वो थे आपके काका साहेब केलकर। ठीक है, काका साहेब केलकर। ठीक है, अब यहाँ पे एक नाम है जगजीवन राम। तो जगजीवन राम जो है वो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे देश के। ठीक है, चलिए, फिर है निजला बोंडर रामदे हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये किस देश की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये बनी है तुनसिया की। ठीक है, और जो फिनलैंड है, फिनलैंड की जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी वो थी सराना सोराना मारिन मारिन मारिन। ठीक है, और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फीमेल जो थी वो थी आपकी जकिंडा एरिडन एरिडन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, लाइफ, ठीक है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट वॉज कन्फर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। ये किस तरीके का अवार्ड, कौन सा अवार्ड देता है, ये देता है
राइट लिवलीहुड अवार्ड, ठीक है, सही तरीके से जीने का अवार्ड दिया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम हरा भरा, ठीक है, किस राज्य ने हरा भरा नाम का एक ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये किया है आपका तेलंगाना ने। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलिपियन 2021 कहाँ पर हुई? ठीक है, ये हुई थी आपकी जापान में, और जापान की कैपिटल क्या है आपकी टोक्यो, और जहाँ चाइना दिया हुआ चाइना की कैपिटल बीजिंग, और यहाँ आपका जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल जो होती है वो होती है बर्लिन, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? भारत की रैंक कौन सी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। अब देखिए ये जो इंडिया की कंडीशन है, इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 46, ठीक है। अब 46 तो इंडिया की है, तो फर्स्ट रैंक पे कौन रहा? फर्स्ट रैंक पे रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पे रहा स्वीडन, ठीक है, और उसके बाद यूएसए, फिर यूएसए, देन यूके, ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी रही? 46। चलिए फिर देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड इन FSSAI थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स? जो FSSAI है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका जो स्थापना है 2011 में हुई थी, ठीक है, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और इसमें जो थर्ड इंडेक्स जारी किया गया, उसमें जो टॉप किया है वो किया है आपके गुजरात ने, और गुजरात के की कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को, गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद है, बट अहमदाबाद नहीं, वहाँ की कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। और भूपेंद्र पटेल जो है यहाँ के CM हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IIT मद्रास, ठीक है, टू टैकल ई वेस्ट को टैकल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना या रिसाइकल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन यूज बनाया है, ठीक है, वो उसका नाम क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो उसका नाम है आपका ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा, ठीक है। और IIT मद्रास कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1959 में ये एस्टेब्लिश हुआ था IIT मद्रास, ठीक है, क्लियर। तो ये थे आज के 1 to 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।